गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। तो सॉलिड मटेरियल की डेंसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली जो हम डेंसिटी की बात करें, अगर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट टॉक्स अबाउट द मास विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इन दैट केस अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक यूनिट सेल के बारे में कि एक यूनिट सेल के केस में क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम जो मास रखने वाले हैं वो मास रखेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक यूनिट के अंदर। तो इन केस ऑफ यूनिट अगर हम इसकी स्टडी करें, देन वी आर गोइंग टू डू, इसमें होगा मास ऑफ वन एटम के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ वन एटम के लिए यहाँ पर आएगा मास ऑफ वन एटम, दैट विल बी मोलर मास ऑफ द थिंग्स, यानी कि उसका जो मोलर मास होगा वो हम ऊपर रखेंगे, एंड डिवाइड इट बाय Avogadro नंबर। इन दैट केस इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ द वन एटम, और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और Avogadro नंबर को कर देंगे हम Na से। ठीक, जैसा हम जानते हैं Na की वैल्यू क्या होती है, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट। ठीक, तो इतनी यूनिट्स किसमें होती हैं, Avogadro नंबर के अंदर इतनी सारी यूनिट्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो हम बात करेंगे अब अबाउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल, यानी कि जो यूनिट्स होती है वो कैसी होती है, क्यूबिकल शेप की होती है। तो उसके केस में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं क्यूब के लिए, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब्स वॉल्यूम जो होता है, दैट्स इज एज इंटू एज, यानी कि जो उसकी एज लेंथ होगी वही क्या कराएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो इसे अगर हम ट्रिपल कर दें तो दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। अब इस केस में क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आ गया हमारा कि कितना उसकी एज लगेगी, तो उसके लिए जब हम डेंसिटी के फॉर्मूले में इसे रखेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आप ये समझ लें कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को भी मेंशन किया जाता है, क्योंकि एक यूनिट सेल की, ये तो हमने वन एटम के लिए निकाला था, ओनली फॉर वन एटम, मास फॉर वन एटम के लिए था। अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे लाइक दिस, फोर मोर देन वन है या नंबर ऑफ एन है, एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उस केस में हम इसकी वैल्यू को रखते हैं एन एम अपॉन एन, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ एन नंबर ऑफ एटम्स। तो जो एन नंबर ऑफ एटम्स के लिए मास रखा जाएगा तो उसे हम कुछ इस तरीके से रखें। ठीक है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में वैल्यू रख देते थे, तो वन यूनिट की डेंसिटी के फॉर्मूले के लिए जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो आती है हमारी मास ऑफ द मटेरियल एंड द मास ऑफ द थिंग्स, लाइक मास वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जितना मास होगा और उसका वॉल्यूम, यहाँ पर हमको वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, यहाँ पर हो जाएगा m, इन द प्लेस ऑफ दिस m हम रखेंगे nm, और यहाँ पर आएगा Na, और वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। ठीक, ये जनरल फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू को रख दिया है। ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए था, कैपिटल इट इज स्मॉल वन। ठीक है, तो यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए nm अपॉन Na a क्यूब आ जाएगा। अब n की जगह पर हम जो जनरल वर्ड यूज करते थे वो z यूज करते थे, तो हम अगर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है d इक्वल टू रो इक्वल टू, बिकॉज वी कैन राइट d और रो एज प्लेस ऑफ द डेंसिटी, और यहाँ पर आएगा z m अपॉन Na into a cube into a cube. This is the formula for to calculate the density of material of materials unit cell. तो ये यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट बेटर। अब हम इसके बारे में बात करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो जिसमें हमें बहुत ज्यादा इस फॉर्मूले की जरूरत होने वाली है और हम उसके बारे में स्टडी करेंगे फर्दर। सो इतना होने के बाद हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और कैलकुलेट करते हैं इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक टाइप के यूनिट सेल में, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, और कोई इसका पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं है।
जब हमने यूनिट सेल की बात की थी तो वहां पर हम एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जब हम सिंपल क्यूबिकल सेल की बात करते हैं यानी कि एससीसी के केस में, तो जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द कॉर्नर्स, मतलब एटम्स को सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर लगे रहते हैं। उस केस में हमने एक चीज देखी थी कि जो 1/8 पार्ट जो होता है एक एटम का, वही क्या होता है, एक उस यूनिट सेल के अंदर आता है। तो फॉर एग्जांपल एसएससी के केस में हमने जब कैलकुलेट की थी जेड की वैल्यू, तो हमने क्या लगाया था कि इसके 8 एटम्स होते हैं और उसका 1/8 पार्ट होगा, तो इसका मतलब एक एसएससी में जो जेड की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने उसके बाद बात की थी बीसीसी के केस में। तो इन केस ऑफ द बीसीसी क्या हुआ था कि बीसीसी के केस में क्या होता था कि एक यूनिट सेल हुआ करती थी लाइक दिस, ठीक, और इसके कॉर्नर्स पे क्या होते थे, एटम्स होते थे। ठीक है, जैसे कि सिंपल क्यूबिक सेल्स के होते हैं। और एक एटम जो होता था बिल्कुल सेंटर में होता था, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। ठीक है, तो जो बॉडी सेंटर होता था इसके अंदर क्या होगा, अब जो कॉर्नर्स वाले हैं वो तो हम जानते हैं कि भाई बीसीसी के केस में जो कॉर्नर्स वाले हैं वो 8 एटम्स जो होंगे वो उनका 1/8 पार्ट जो होगा यूनिट सेल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बट इन केस ऑफ द बॉडी सेल का क्या होगा कि ये बॉडी के बिल्कुल बीच में सेंटर में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस यूनिट के अंदर जो बॉडी सेंटर का पॉइंट है, जो ये सा वाला लैटिस पॉइंट होगा, वो लैटिस पॉइंट क्या आएगा, कंप्लीटली अंदर रहेगा यूनिट सेल के। तो उस केस में क्या हो जाएगी, इसका जो z की वैल्यू आएगी वो 1 + 1 = 2 हो जाएगी। तो अगर कोई z की वैल्यू पूछता है बीसीसी के लिए तो हम बोलते हैं ये कितनी होती है, 2 होती है। अब बात कर लेते हैं एफसीसी के केस में। ठीक, तो इन केस ऑफ द एफसीसी क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या होगा, एक यूनिट सेल होगी और उसके कॉर्नर्स बिल्कुल सिमिलर होंगे एससीसी की तरह, जैसे सिंपल क्यूबिक सेल्स के केस में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर क्या होता है कि एफ मतलब फेस, फेसिस पे क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये यहाँ पर आपके फेसिस स्पेस यूनिट सेल के एटम्स प्रेजेंट। ठीक, अब हमें पता है क्यूब जो होता है उसके 6 फेसिस होते हैं। अब 6 फेसिस के केस में क्या होगा कि जो एटम फेसिस पर होंगे उनका जो होगा हाफ पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा और दूसरा हाफ पार्ट जो होगा वो दूसरी यूनिट सेल के अंदर होगा, क्योंकि जो इसके ऊपर वाला जो एटम होगा और इसके चारों ओर वाले जो एटम होंगे वो भी क्या करेंगे, जो ये से वाला एटम जो होगा वो हाफ इस यूनिट सेल में रहेगा और हाफ ऊपर वाली में रहेगा। ठीक, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं एफसीसी के केस में, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर वैल्यू आती है कि 8 जो कॉर्नर्स वाले उनका 1/8 पार्ट है और जो हमारे फेसिस पे 6 उनका कितना है, हाफ पार्ट है। ठीक, तो ये 1 हो गया, ये 3 आ गया। तो यहाँ पे हमें जेड एफसीसी के केस में पता चलता है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है इसकी वो कितनी आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है पूरे 4, जो 1 + 3 = 4। ठीक, तो हमारे पास ये सारी डाटा इकट्ठी हो चुकी है। ठीक, इसके बेसिस पर क्या करना है, हमको इस वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चंस में और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आंसर्स को कम से कम स्टेप्स में और आसानी से समझकर निकालने की कोशिश की जाए। अंडरस्टैंड? चलो तो एक बार इसे रब करते हैं और इसका एक चार्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो डी की वैल्यू निकाली, जो डी की वैल्यू आई थी हमारी वो आई थी Zm/Na, इट इज फॉर्मूला फॉर डी। इसमें से अगर हमें 4 वैल्यूज के बारे में पता हो तो 5 वैल्यू हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इवन अगर हमें डी के बारे में पता हो तो हम ये बता देंगे कि डी के बारे में, जेड और एम और एन के बारे में पता हो तो हम उस पूरी क्यूब का क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं। इसी तरीके से हम इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा जो काम है जिस पर हमें फोकस करना है वो है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में ये बात करते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट है बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो हमेशा याद रखना, इन्होंने बात की है बॉडी सेंटर क्यूबिक। यहाँ पर याद रखना है आपको, बॉडी सेंटर क्यूबिक के केस में हम अगर बीसीसी के जेड की बात करते हैं तो ये होता है हमेशा 2। अंडरस्टैंड? उसमें बोला है इन्होंने कि सेल एज इज
288 पिकोमीटर, यानी कि जो आपकी सेल एज है वो है 288 पिकोमीटर। अंडरस्टैंड। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसकी जो डेंसिटी है वो दी गई है D बराबर 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज हो चुकी हैं। फिर उन्होंने बोला हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 108 ग्राम, यानी कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 108 ग्राम में, यानी कि जो कंप्लीट वाला मास दे रखा है उन्होंने बोला है कि कोई सब्सटेंस है और उसका मास जो है वो 108 ग्राम है। सब्सटेंस का मास जो होगा 208 ग्राम, सॉरी 208 ग्राम मास है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे कैलकुलेट करके निकालना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम, ये चीज हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि आपके पास जो ये 208 ग्राम है इसका टोटल वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम क्या, हमारे पास मास मिल गया। जैसे हम जानते हैं हमारे डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम सिंपल सब्सटेंस के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें दूसरी वैल्यू नहीं यूज करनी है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमें इसका मास निकालना, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम के लिए क्या होगा, बी इधर आ जाएगा और हमारे यहाँ पे कर देंगे एम अपॉन डी। ठीक है, तो एम अपॉन डी के केस में हम जब देखते हैं तो हमारे पास ऊपर जो एम की वैल्यू आती है वो आती है 208, ठीक, और नीचे जो डी की वैल्यू आती है वो आती है 7.2। ठीक है, इसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पर 7.20 यहाँ पहुंच गया। और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम है वो आता है निकल के 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है, जो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप कोशिश करना है कि इसे एक बार कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम मिला है वो वॉल्यूम किसका है, पूरे सब्सटेंस या पूरे मटेरियल का है, यानी कि इट इज अ वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम मटेरियल का वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब निकालना है हमें कि इस वॉल्यूम के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, यानी कि एक सब्सटेंस के अंदर जो सॉलिड मटेरियल था उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, to calculate number of units, ठीक है, किसमें, प्रेजेंट इन 208 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ द यूनिट प्रेजेंट इन 208 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 208 ग्राम का वॉल्यूम होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम। ठीक, और अपॉन क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, मतलब जो ए है यानी कि पूरा जो क्यूब है उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ पर डेंसिटी इस्तेमाल की थी सेंटीमीटर में की थी, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब पिकोमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 10 की पावर -10 से, तो ये वैल्यू जो निकल कर आती है वो किस में आती है, सेंटीमीटर में आती है। ठीक, तो यहाँ का वॉल्यूम जो निकाला हमने वो आया हमारा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे की वैल्यू जो रखनी है हमें रखनी है कि वो हमारी वैल्यू आएगी 288 इंटू 10 की पावर -10, और इस टोटल का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो सेंटीमीटर का जो क्यूब होगा वो तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। ठीक, तो हमें क्या मिलेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगी। और जो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी वो यूनिट्स आएंगी हमारी 12.08 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स। ठीक है, इतने यूनिट्स क्या होती हैं हमारी कैलकुलेट होकर आ जाती है। ओके, लेट मी राइट इट हियर। तो नंबर ऑफ यूनिट जो हो जाती है हमारी वो आती है हमारी 12.08 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स। ठीक, जैसा हमने इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ हमको बताने थे इसके अंदर
नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम। ठीक, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है भाई? स्ट्रक्चर जो है पर यूनिट सेल की वो तो बीसीसी टाइप है, मतलब एक यूनिट के अंदर कितने एटम्स होंगे? एक यूनिट के अंदर कितने एटम्स होंगे? एक यूनिट के अंदर जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम वो होंगे 2। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें विद 2 तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो उसमें हम पहले लिखेंगे कि ZBCC और इनटू नंबर ऑफ यूनिट। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें ZBCC को हमें पता था हमारा कितना है, 2 है। इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 12.08 इंटू 10 की पावर 23 से, और यही नंबर किनका होगा? एटम्स का नंबर होगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ये हो जाता है 24.1616 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहता है, आंसर रहता है। अंडरस्टैंड? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको क्या ध्यान रखना है और स्टेप्स को डिसाइड कर लेना है। जिस वक्त क्वेश्चन पढ़ते हैं नॉर्मली उस टाइम इस बात का ध्यान रखा जाता है खास तौर से कि हम जिस स्टेप के थ्रू गुजर रहे हैं उसको हम उसमें पहले ही मार्क कर लें कि हमको पहले ये करना है, डेंसिटी निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है। एक्चुअली एक न्यूमेरिकल्स करना कुछ बच्चों के लिए काफी टफ होता है। इसका रीजन होता है मेन कि वो फोकस नहीं कर पाते और जो डाटा उसमें दी होती है उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो आपको तरकीब यूज करनी है, टेक्निक यूज करनी है, आपको जो जो डाटा ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में उसे लिख लें, जो कैलकुलेट करके निकालना है उसे भी आप लिख लें, और उसके बाद फोकस करें कि आपको कौन सी डाटा पहले निकालने से जो अगला आने वाला आंसर है वो काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब धीरे धीरे चलेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.3। एग्जाम्पल नंबर 1.3। ठीक है, तो इसे एक बार ट्राई करें खुद से, और ये जो फॉर्मूलाज हमने बनाए हैं अभी और जो बुक में दिए गए हैं उसे रिवाइज करते रहें, जिससे क्या है आपकी जो स्ट्रेंथ होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी आसान होती जाएगी। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स का वेटेज काफी आने लगा है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, और अगर आप नीट या फिर जेई जैसे एग्जाम देंगे तो वहां पर अक्सर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स में अच्छा बनने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी प्रैक्टिस की। ठीक, तो ऐसे कोई भी डाटा कैलकुलेट बिना कैलकुलेट किए ना रखें, और कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि जब तक आपकी पकड़ कैलकुलेशन पर नहीं बनेगी तो आप अपने आप को किसी भी एग्जाम में बैठने लायक नहीं बना पाएंगे। ठीक है, स्पेशली केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के केस में क्या होता है, बिना कैलकुलेशन के कोई भी काम नहीं हो पाता है। ठीक, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि आप फोकस करें और कैलकुलेशन पर ध्यान दें, और ज्यादातर क्या करें, कैलकुलेशन को मेंटली करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम बचाती है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो डाटा को रिप्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज करना या फिर पेन का यूज करना ये नेसेसरी होता है, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं किसी काम को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके टेक्निक्स को समझें।